हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए इस टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि जो हमारा गवर्नर है, राज्यपाल है, वो राज्य की कार्यपालिका का भाग है, यानी स्टेट जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है उसका एक पार्ट है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में मेंशन है, आर्टिकल 153 से 162 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा संविधान का भाग 6 है, पार्ट 6 है, उसमें द स्टेट्स यानी राज्यों के बारे में बात की। जैसे पार्ट 5 में हमने यूनियन को देखा है, उसी प्रकार से पार्ट 6 में है स्टेट, राज्य। अब इसको हम टोटल इस पार्ट को हम टोटल 6 चैप्टर्स में क्लासिफाइड करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, 5 एंड 6। चैप्टर 1 अध्याय 1, इसमें एक जनरल प्रोविजन है आर्टिकल 152, जिसमें केवल डेफिनेशन है, राज्य की परिभाषा है। चैप्टर 2 में है द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट यानी राज्य की कार्यपालिका, जो 153 से 167 तक जाएगी। और चैप्टर 3 में है द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल, जो 168 से लेकर 212 यानी 212 तक जाएगा। अध्याय 4 जो चैप्टर 4 है, उसमें है द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जो ऑर्डिनेंस पावर होती है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो 213 में है। एंड जो चैप्टर 5 है, उसमें है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, राज्यों के उच्च न्यायालय, जो कि 214 से लेकर 231 तक मेंशन है। और अगर हम लास्ट में चैप्टर 6 की बात करेंगे, इसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे, जो 233 से लेकर 237 तक मेंशन है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हम पार्ट 6 यानी कि द स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसमें हम जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 152 है वो क्या कहता है। इन दिस पार्ट, अनलेस द context otherwise requires the expression state mean a state specified in part A of the first schedule। कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 152 में राज्य बताए गए हैं वो किस संदर्भ में है, या आप उसको क्या ना समझें। अपेक्षित ना हो कि राज्य पद से प्रथम अनुसूची के भाग का में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है। देखिए, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में जब आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और वहीं आप अगर 36 आर्टिकल पढ़ते हैं, 36, तो उसमें भी स्टेट की परिभाषा है। लेकिन वो दोनों स्टेट एक ब्रॉड एस्पेक्ट में हैं, जिसमें हम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, लोकल बॉडीज और भी अथॉरिटीज जितनी होती है वो आती हैं। लेकिन जो 152 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, ये उन राज्यों को इंगित करती है जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। हमारे संविधान का जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, जिसमें 28 स्टेट के नाम जो मेंशन है, वो उसके लिए ये आर्टिकल डेडिकेट है। यानी 152 में ये इस राज्य की बात करता है। क्लियर है? अब देखिएगा फ्रेंड्स जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो 153 से 167 तक चलेगा। अध्याय 1 है जो चैप्टर 1, उसमें केवल एक आर्टिकल है 152, जिसमें डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। और जो हमारा अध्याय 2 है यानी चैप्टर 2 है, वो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें 153 से 167 तक हम चलेंगे। अब इस एग्जीक्यूटिव में हम किस-किस को पढ़ने वाले हैं? तो लाइक हम पढ़ेंगे गवर्नर को, राज्यपाल को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि जो हमारी राज्य की मंत्रिपरिषद है उसके बारे में, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, और कुछ राज्य सरकार के कार्य जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। देखिए, जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो जो राज्यपाल की जगह हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट को, वहाँ की हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, वहाँ हम अटॉर्नी जनरल पढ़ते हैं, और फिर ऐसे यूनियन गवर्नमेंट के भी जो कार्य होते हैं वो। अब हम राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पूरी तरह से डिपेंड है राज्यपाल पर। तो हमें आर्टिकल 153 से 162 तक बात करनी है किसी गवर्नर की। देन धीरे-धीरे हम फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, महाधिवक्ता और राज्य के कार्य, और धीरे-धीरे हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी कवर करेंगे लास्ट में। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गवर्नर के बारे में, राज्यपाल। देखिए, हमारा जो आर्टिकल 153 है, ये कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। बेसिकली राज्यपाल होगा, इस पोस्ट के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है, तो हम बताएंगे 153। 153 क्या कहता है? देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो क्या है, ये राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के
कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करेंगे तो वो है प्रेसिडेंट। यानी हमारा जो केंद्र है, संघ है, उसकी कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा जवाब होगा गवर्नर। अब ध्यान रखना, जो राज्यपाल है इसको सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित होती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडवाइज एंड असिस्ट द गवर्नर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक, यानी हम ये जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को सलाह देने और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित की जाती है राज्यों में, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब आगे ध्यान रखना, द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है, वो विदाउट दी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी कार्य नहीं करेगा। यानी उसको किसकी सलाह पर कार्य करना है? मंत्रिपरिषद। और जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। जैसे अगर हम यूनियन में बात करेंगे तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से यहाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। साथ में जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1956 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1956 में, तो उसमें कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। यानी द सेम पर्सन में बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। ठीक, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, बिसाइड बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड द गवर्नर इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन। यानी संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, यानी एजेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी स्टेट में जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसका एजेंट यानी प्रतिनिधि कौन होता है, तो हमारा जवाब होगा गवर्नर। ठीक, अब आर्टिकल 154 क्या कहता है उसको समझते हैं। इसको हम कई क्लॉज में डिवाइड करते हैं। जैसे 154 का सब क्लॉज 1 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिज ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसकी शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। जैसे संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी, उसी प्रकार से राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी और इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो आप तो केवल 154 में क्लॉज याद रखेंगे कि सारी कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से कराएगा। सिंपल 154। आगे हम बढ़ते हैं। 155 कहता है अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट, ध्यान रखना इसका इलेक्शन नहीं होता है, ना ही ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। इसकी होती है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट करते कौन है? बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट करने का काम है हमारी राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति भी किसको अपॉइंट करेंगी? तो ध्यान रखिएगा, नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके द्वारा नामित व्यक्ति को मनोनीत, मतलब जो ये मनोनीत करेंगे संघ सरकार, उन्हीं को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे एज अ गवर्नर। अब ध्यान देखिए, क्योंकि इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, नियुक्ति करता कौन है और नॉमिनेट कौन करता है, दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नॉमिनेट कौन करते हैं? संघ सरकार द्वारा। अब यहीं पे बताया गया था कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जो राज्यपाल है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो ना तो संघ सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीन है, विच इज नीदर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और नॉर सब ऑर्डिनेट टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये कहा किसने था? ये केस हुआ था हरगोविंद पंत केस 1979 में। उसमें ये मेंशन किया गया है कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो संघ सरकार के अधीन कोई रोजगार नहीं है। ठीक, साथ में आप देखेंगे कि जो नॉमिनेशन की प्रोसेस है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ये हमने कहाँ से ली है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लिए है हमने द मेथड ऑफ नॉमिनेटिंग द गवर्नर एडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। जो हम गवर्नर को संघ सरकार द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है, ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। और इसको अपॉइंट, नियुक्त करता कौन है? वो प्रेसिडेंट करता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, 156 कहता है टर्म।
यानी राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखिए जनरली तो ये प्रोविजन है कि वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, लेकिन बेसिकली वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर ही डिपेंड करता है उसका कार्यकाल। और वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को देता है। साथ में एक नोट वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसका स्थान पर कोई उसका दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण ना करे, यानी उसका सक्सेसर जब तक अपॉइंट ना हो जाए तब तक अपने पद पर वो बना रहेगा। 156 में इसके कार्यकाल हो गया। 157 में क्वालिफिकेशंस योग्यताएं यानी को अर्हता भी बोलते हैं। योग्यताओं में मुख्य बात याद रखना है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड उसकी आयु जो है वो एज शुड बी मोर देन 35 ईयर, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो भारत का नागरिक है इससे रिलेटेड एक नोटेबल पॉइंट ये है कि राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। बेसिकली हम जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो उसमें हम सिटीजनशिप को 5 तरह से एक्वायर कर सकते हैं, लाइक देशीकरण के द्वारा, है ना, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए ये योग्यता मैंडेटरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो। अगर वो पहले किसी और देश का सिटीजन था और बाद में उसने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की है तो भी वो राज्यपाल पद के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 157 कहता है। अब जो 158 है वो कहता है कंडीशंस फॉर द गवर्नर पोस्ट, राज्यपाल पद की शर्तें। अब देखिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सरकारी आयु, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है ये सरकारी आयु 1983 में ऐड किया गया था। इसमें क्या कहा गया है, द गवर्नर शुड बी एन इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। यानी राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक आसन यानी भिन्न व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीति संबंध के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और हाल ही के दिनों में उसने राजनीति में भाग ना लिया हो। ये सारी बातें सरकार या कमीशन में बोली गई थी फॉर दी कंडीशंस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की जो पद है उसकी शर्तों के रूप में। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, इसी आर्टिकल को थोड़ा और हम एलोबोरेट करते हैं और थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो कुछ बातें ये आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, इनको थोड़ी आपको केवल देखना है। जैसे कहता है कि राज्यपाल जो है वो संसद के किसी सदन या प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये कंडीशंस हैं, मतलब वही कि पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का उसको मेंबर नहीं होना चाहिए। और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से कर दिया है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर वो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होता है तो जिस दिन से उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उस दिन से उसकी उस सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आपको याद रखना है। सेकंड, द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट, राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं, सभी लिखा। दूसरा, थर्ड कहता है इसका क्लॉज 3, 158 के क्लॉज है, 3 कहता है कि राज्यपाल जो है उसको बिना किराया दिए अपने सरकारी आवासों का उपयोग हकदार होगा, वेतन भत्ते का हकदार होगा जो संसद, तो ध्यान रखना 3 कह रहा है कि इसकी जो वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना। और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें इनके जो वेतन भत्ते हैं वो मेंशन किए गए हैं। 3A कहता है कि अगर एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो उसको जो भी वेतन भत्ते दिए जाएंगे, पेमेंट दिए जाएंगे, वो उस अनुपात में दिए जाएंगे जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। और लास्ट की राज्यपाल की जो परिलब्धियां हैं वेतन भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, इनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। लास्ट में ध्यान रखिएगा इनका जो वेतन भत्ता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी राज्य की जो संचित निधि है उस पर भारित होता है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं 158 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 159, इसमें ओथ एंड ओथ और एफर्मेशन है। इसमें राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा है। की पॉइंट क्या है, कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। यदि वो एब्सेंट हैं तो कोई भी हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट, अगर एब्सेंस है कौन, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज,
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अब वो कुछ आकस्मिकताएं क्या हैं, ये फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति ऐसी आकस्मिकता को अपने अनुसार ही निर्धारित करता है, यानी कि इनका अभी कोई फिक्स्ड प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी आकस्मिकताएं हैं जिनमें राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो ये इसमें ज्यादा कोई नहीं है, बस आप केवल आर्टिकल याद रखेंगे। और एट लास्ट हम 161 को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ पावर्स और एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब क्षमादान की शक्ति 161 में बताया गया है। तो ध्यान रखना, किसी भी राज्य के राज्यपाल को संबंधित किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा, विलंब, विराम या दंड में छूट देने का अधिकार है। बस ध्यान रखेंगे, वो मृत्यु दंड को नहीं रोक सकता है, जो कि डिफरेंशिएट होता है प्रेसिडेंट की पावर और आपके गवर्नर की पार्डन पावर के रूप में। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हमने केवल गवर्नर के टॉपिक से देखी है, जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स को कवर किया है। अब इसमें हम गवर्नर का जो सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे द पावर ऑफ गवर्नर्स, उसके जो क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं, और साथ में उसी लेक्चर में हम इससे आने वाले जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये था गवर्नर यानी राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है, और अपनी एसएससी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।